बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक को स्टडी किया था गोल्गी अपरेटस। इसमें हमने देखा था कि इसको डिस्कवर किसने किया, इसके ऊपर वर्क किसने किया है और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है और इसका फंक्शन क्या है। इसको हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है लाइसोसोम को, पैराऑक्सीसोम को, ग्लाइऑक्सीसोम्स को, विक्यूल्स एंड साइटोस्केलेटन। इन सब टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम क्या है। लेसोसोम जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। लेसो मीन स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन होना। सोम मीन बॉडी, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होना जो लार्ज साइज़ में हो। मतलब जब भी कोई प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर आती है तो लेसोसोम उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, मतलब ये जो लाइसोसोम है इस साइटोप्लाज्मिक की ऑर्गेनेलीज है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। ये जो लाइसोसोम है ना, ये जितनी भी हमने ऑर्गेनेलीज पहले से पढ़ी हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, रेबोसोम को भी हमने स्टडी किया है। लेकिन हम उसको यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने कहा था ये जो रेबोसोम है ना, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। ये जो लेसोसोम है ना, इसे हम कहते हैं कि और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हमने स्टडी की है उससे थोड़ी सी डिफरेंस है। किस तरह से डिफरेंस है, मतलब उसकी ना मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये जो लेसोसोम है ये दूसरी ऑर्गेनेलीज से थोड़ी सी डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया है। लेसोसोम्स वर आइसोलेटेड बाय द ड्यूडम इन 1949। इसको 1949 में डिस्कवर किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि इसकी ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ क्या है। द वर्ड लेसोसोम इज फॉर्म ऑफ टू वर्ड। ये जो वर्ड लेसोसोम है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लेसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोम मीन बॉडी, सो दे आर कंसर्न विद द ब्रेकिंग एक्टिविटीज़। सेल के अंदर जितनी भी ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो लेसोसोम की वजह से हो रही होती हैं। दीज आर फाउंड ओनली इन यूक्रियोटिक सेल। ये लेसोसोम जो है ना, ये यूक्रियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो यूक्रियोटिक सेल है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, सॉरी सेल है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लेसोसोम है ये भी यूक्रियोटिक के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि लेसोसोम के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हमने पहले कहा है कि ये साइटोप्लाज्मिक के ऑर्गेनेली है, और फिर हमने ये कहा है कि ये इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ना वो दूसरे ऑर्गेनेली से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको डिस्कवर किया था ड्यूडम ने 1949 में इसको डिस्कवर किया था, और इसने नहीं कहा था कि ये जो लाइसोसोम है ये दूसरी ऑर्गेनेलीज के साथ मिलती जुलती है, क्योंकि पहले ये जो लाइसोसोम है ना इसको सेपरेट रखा गया था और कहा गया था ये जो लाइसोसोम है दूसरी ऑर्गेनेल से डिफरेंट है, इसलिए इसको सेपरेट ग्रुप में रखा गया था। लेकिन इस सेंटेंस ने कहा था ये जो लाइसोसोम है दूसरी ऑर्गेनेल से मिलती जुलती है, थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज है, लेकिन ये दूसरी ऑर्गेनेल से मिलती जुलती है। इसलिए हम आज इन लाइसोसोम को इन जितनी भी ऑर्गेनेल्स हमने स्टडी किया है उसके साथ इसको भी स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने इसकी ये लोकेशन देखी है, ये कहाँ पे पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब हम इसकी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। दे आर बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये जो लाइसोसोम है इसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दिस मेम्ब्रेन फॉर्म अ सिंपल सैक। ये जो मेम्ब्रेन एक सिंपल सैक बनाती है। दिस सैक contain several hydrolytic enzyme that the acid phosphatase, या हम इसको कहते हैं हाइड्रोलेजी। ये जो एग्जाइम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सैक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये एग्जाइम ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। इसकी दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरी है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सबसे पहले हम प्राइमरी लाइसोसोम की को देख लेते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। प्राइमरी लाइसोसोम को स्टडी करने से पहले अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वाले लेक्चर को याद करें तो हमने उसमें कहा था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये इसकी दो टाइप्स है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का हमने ये कहा था कि इसके अंदर ना राइबोसोम मौजूद नहीं होते, और जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है यहाँ पे राइबोसोम मौजूद होते हैं।
और ये जो राइबोसोम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब प्रोटीन को बनाते हैं। और जब ये प्रोटीन बना लेते हैं तो फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं गोल्जी अपरेटस की तरफ। जब प्रोटीन गोल्जी अपरेटस की तरफ आएगी या कोई भी फूड पार्टिकल गोल्जी अपरेटस की तरफ आएगा, ये जो गोल्जी अपरेटस है इसको ये फूड को या प्रोटीन को कवर कर लेगी। कवर किस चीज़ से के साथ करती है? मतलब मेम्ब्रेन के साथ इसको कवर कर लेगी। जब मेम्ब्रेन के साथ इसको कवर कर लेगी तो गोल्जी अपरेटस के मेम्ब्रेन के ऊपर एक बडेड बनेंगे। वो जो बर्ड्स होंगे ना वो रिमूव हो जाएंगे, और जब रिमूव होंगे तो वो छोटे छोटे वेजिकल की फॉर्म में होंगे। इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस वेजिकल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। फर्स्ट पे जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, the enzyme of lysosomes are synthesized by the ribosomes present on the rough endoplasmic reticulum. Then they are transferred to the Golgi apparatus by the rough endoplasmic reticulum. These enzymes are further proceed in the Golgi apparatus. They are budded up, मतलब budded का मतलब होता है उभार बन जाना। Budded off as the Golgi vesicle. These vesicles are called primary lysosome. मतलब जब गोल्जी अपरेटस की वॉल के ऊपर एक बड बनेगा, वो बड रिमूव हो जाएगा और रिमूव होगा एक वेजिकल की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे वेजिकल से बन के ये रिमूव होगा, और उन वेजिकल को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो इसमें ये बताया गया है कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब वो प्रोटीन बनाती है और प्रोटीन बना के वो गोल्जी अपरेटस की तरफ भेजती है, गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं? उसको पैक कर लेता है, मतलब उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। फूड मतलब एक फूड का पार्टिकल आया, उसने उस फूड को कवर कर दिया अपनी मेम्ब्रेन के साथ। जब वो उसको कवर करेगा तो एक बर्ड्स की शक्ल में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो जो बर्ड होगा ना वो रिमूव हो जाएगा, और जब वो रिमूव होगा तो एक वेजिकल की फॉर्म में होगा, मतलब छोटे छोटे वेजिकल बने हुए होंगे। उन वेजिकल को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है। जब प्राइमरी लाइसोसोम अटैच होता है किसी भी ऑर्गेनेल के साथ या किसी भी सब्सटेंस के साथ जिसको उसने डिजेस्ट करना हो, मतलब उसको ब्रेक करना हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। मतलब जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ या ऐसी ऑर्गेनेल के साथ अटैच हो जिसको उसने ब्रेक करना हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम ये क्या करते हैं? सेल की प्रोटेक्शन करता है। मतलब जब भी कोई फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसके साथ वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी इंटर हो सकते हैं, फिर उनसे ये सेल की प्रोटेक्शन करता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है? उनको ब्रेक डाउन कर लेता है या उनको डिजेस्ट कर लेता है। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द टू मेथड। मतलब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये दो मेथड से मिलकर बनी हुई है। एक जो मेथड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लाइसोसोम है ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनसे ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दे आल्सो इनगुल्फ द फूड पार्टिकल। ये क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को भी निगल लेते हैं। दी फॉर इंजन sorry the foreign object germs and या food fuse with the primary lysosome to form in the secondary lysosome. In secondary lysosomes enzyme digest the food particles। मतलब जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होगी सेकेंडरी किसी भी ऑर्गेनिज के साथ या किसी भी फूड के साथ या जर्म के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये डिजेस्ट करती है, मतलब ब्रेक करती है फूड पार्टिकल्स को। ये था उसका फर्स्ट मेथड सेकेंडरी लाइसोसोम का। अब हम इसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं। अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हमारी फूड से लेते हैं। मतलब जो हम फूड खाते हैं, जो हम एनर्जी लेते हैं, ये सेल उस एनर्जी को यूज़ करता है। लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में
हम खुराक नहीं ले पाते, जिसकी वजह से स्टार्वेशन का अमल हो जाता है और सेल को एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से सेल क्या करता है, अपने अंदर जो ऑर्गेनेलिज मौजूद है, जो पार्ट्स मौजूद है, उनको खाना शुरू हो जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनेलिज को वो ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है ताकि वो उससे एनर्जी हासिल कर सके, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज मौजूद है वो सारे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए वो अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए उन ऑर्गेनेलिज को खाना शुरू हो जाता है। मतलब अगर हम यूँ कहें कि सेल अपने ही पार्ट्स को इनगुल्फ या ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है ताकि वो उसे एनर्जी हासिल कर सके। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। सम टाइम अंडर सम एबनॉर्मल कंडीशन, सम टाइम अंडर सम एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में लाइक स्टार्वेशन या नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशन द प्राइमरी लिसोसोम इनगुल्फ द पार्ट ऑफ सेल। जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी, स्टार्वेशन की, मतलब फाका आ जाना, ये जो सेल है ये क्या करता है, अपने ही पार्ट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है। इट डिजस्ट दिस पार्ट एंड रिलीज द एनर्जी, मतलब उनको डिजस्ट करता है उन पार्ट्स को और एनर्जी रिलीज, उन पार्ट से फिर एनर्जी रिलीज होती है, ये उस एनर्जी को यूज़ करता है या यूटिलाइज करता है। The lysosome which eat the part of its own cell are called the autophagosome। ये जो lysosome है जब वो अपने ही पार्ट्स को खाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम। These autophagosomes are also secondary lysosome, हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं। ये थे सेकेंडरी लाइसोसोम के दो मेथड। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि फंक्शनल लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जैसे ये लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। वो कहाँ पे हमने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था। ये किसका पार्ट था, एंडोसाइटोसिस का था। एंडोसाइटोसिस में हम यूँ कहते थे, जब भी फूड पार्टिकल मेम्ब्रेन के साथ आके मिलता था तो मेम्ब्रेन क्या कर लेती थी, उसको इनफोल्ड कर लेती थी, और वो जो इनफोल्ड करती थी वो विक्यूल्स की फॉर्म में होती थी, उसको हम कहते थे एंडोसाइटोसिस। फिर उसके थे दो पार्ट्स, एक था फैगोसाइटोसिस और दूसरा था पिनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस था वो क्या करता था, जो सॉलिड पार्टिकल होते थे वो उनको निगल लेता था, जबकि जो पिनोसाइटोसिस था वो लिक्विड पार्टिकल को लेता था। यहाँ पे भी यही बात की गई है। यहाँ पे जो फैगोसाइटोसिस है ये क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल्स को इनगुल्फ कर लेता और उसकी ब्रेक डाउन कर लेता है। और जब हम कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी फूड लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हो सकता है उसके साथ बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, और ये जो फैगोसाइटोसिस है ना, उन बैक्टीरिया और उन वायरस को भी डिजेस्ट कर लेता है। और जो फैगोसाइटोसिस के अंदर जो फूड दाखिल होगी वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगी। ये इसका फंक्शन था फैगोसाइटोसिस का। नेक्स्ट इसका फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब देखिए, हमने एक फूड पार्टिकल लिया, वो जो फूड पार्टिकल है ना वो सेल से लार्ज है, मतलब जो हमने फूड ली, जो हमने प्रोटीन ली, वो सेल की साइज से भी लार्ज है। अब सेल क्या करेगा, जो लाइसोसोम के एंजाइम है या लाइसोसोमल एंजाइम है ना, वो उनको बाहर सिक्रीट करेगा। सॉरी, इंटर में यूँ ये होता है कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है, ये जो सेल है ना इसके अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, और लाइसोसोम क्या करता है, अपने ये क्या करता है, उन फूड पार्टिकल्स को मतलब सेल के अंदर ही उनको डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब ये सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है। जबकि जो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है ना, इसमें यूँ होता है कि ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जब हम कोई फूड पार्टिकल लेते हैं तो अगर उसका साइज़ लार्ज है, मतलब सेल के साइज से लार्ज है, तो सेल क्या करेगा, लाइसोसोमल एंजाइम को सिक्रेट करेगा बाहर, ताकि वो उन पार्टिकल्स को, उन फूड्स को ब्रेक डाउन कर सके, ताकि वो उस फूड को अपने अंदर ले आए। इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब जो सेल से बाहर जो ब्रेक डाउन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आगे है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी जैसे कि हमने पहले भी इसको स्टडी किया है सेकेंडरी लाइसोसोम के, कि ऑटोफैगोसोम
मतलब इसमें यूँ होता है कि सेल अपने ही पार्ट्स को खुद ही खाना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगी, या हम इसको कहते हैं सेल्फ ईटिंग भी कहते हैं। सेल्फ मतलब खुद ही अपने ही पार्ट्स को खुद ही खा लेना, ये क्या है, सेल्फ ईटिंग है। नेक्स्ट इसका ये जो फंक्शन है वो है डीजनरेशन ऑफ सेल। डीजनरेशन मतलब ये जो हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल ले लें, एक बच्चे की जब ग्रोथ हो रही होती है माँ के पेट के अंदर, तो ये लेसोसोम होते हैं जो ये लेसोसोम ही होते हैं जो हेल्प करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट के दौरान, ताकि उसकी डेवलपमेंट क्या हो, नॉर्मल तरीके से हो सके। या हम यूँ भी कह सकते हैं लेसोसोम की वजह से डेवलपमेंट का प्रोसेस नॉर्मल होता है। मतलब लेसोसोम की वजह से ही डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से होती है। ये था इसके फंक्शन। फर्स्ट में हमने कहा फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स इंटर होते हैं और उसकी ब्रेक डाउन होती है। फिर दूसरा इसका फंक्शन है इंट्रासेलुलर डिजेशन, मतलब सेल के अंदर जो ब्रेक डाउन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर डिजेशन मतलब जो सेल से बाहर जो ब्रेक डाउन हो रही है किसी भी पार्टिकल्स की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डिजेशन। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में हमने यूँ कहा था कि सेल क्या करते हैं, अपने ही पार्ट्स को खुद ही खाना शुरू हो जाता है। डीजनरेशन ऑफ सेल, इसमें हमने कहा है जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है या ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये लेसोसोम हेल्प करते हैं ताकि डेवलपमेंट एक नॉर्मल तरीके से हो। ये थी इसका फंक्शन। लास्ट पे इसकी ना डिजीज़ दी गई है। डिजीज इसकी जो डिजीज़ है उसका नाम है स्टोरेज डिजीज़। स्टोरेज डिजीज़ में यूँ होता है, अगर लेसोसोम ना हो, मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन ना हो, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। उसको हम कहेंगे ये एक स्टोरेज डिजीज़ है। और ये कब होती है, जब बच्चे की ग्रोथ पैदाइश हो रही होती है, ये तब होती है। अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो इसकी डिफिनेशन जो बनती है, सेवरल congenital disease that are caused due to the combination of certain substance molecules like glycogen and the glycolipid। मतलब जब भी किस पैदाइश का प्रोसेस शुरू होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ये अकामुलेट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ये लीवर के अंदर हो सकते हैं, मसल्स के अंदर हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गए, जितने भी प्रोटीन है ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये एक स्टोरेज डिजीज़ है। और ये अब हम देखते हैं ये जो स्टोरेज डिजीज़ है ये किस वजह से होती है। ये स्टोरेज डिजीज़ ये स्टोरेज डिजीज़ जीन की चेंज की वजह से हो सकती है। मतलब जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है, ये चेंजिंग पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। लेकिन जब जीन के अंदर चेंजिंग आती है नेगेटिव वे में, तो ये क्या होता है, डिजीज़ काज होती है। और इसकी जो टाइप्स है ना वो 20 है। मतलब जो अब हम जानते हैं जिन डिजीज़ को, वो 20 उसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो इसके जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में यूँ होता है, जैसे कि अगर हम नॉर्मली इसमें देखें तो यहाँ पे ना एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। लेकिन जब ये ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 का अमल होता है, जब ये डिजीज़ अकर होती है, तो उस टाइम ये एंजाइम एब्सेंट होते हैं। मतलब उस टाइम ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो ग्लाइकोजन है ना इसकी ये कन्वर्ट नहीं होता ग्लूकोज के अंदर। और ये जो ग्लाइकोजन है ना ये फील होना शुरू हो जाता है मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनीज के अंदर। मतलब जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीज है ना उनके अंदर ये स्टोर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मसल हो गया, लीवर हो गया, ये इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज में, या ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज में, जिसकी वजह से इसके कॉम्बिनेशन शुरू हो जाती है लीवर और मसल में। अगर हम इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है टी सैज डिजीज़। ये मतलब सैंडिस के नाम से रखा गया इसका नेम। इसमें ये होता है कि ना नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पे ना
लिपिड की ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस डिजीज़ में एंजाइम एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से लिपिड की ब्रेक डाउन नहीं होती। जब लिपिड की ब्रेक डाउन नहीं होती तो ये अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं? ब्रेन के अंदर। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये 60% मौजूद 60% मुश्तमिल है फैट्स के ऊपर, और इसके अंदर एबिलिटी भी मौजूद है कि वो उन फैट्स को स्टोर भी कर सके। जब मतलब यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा और लिपिड की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो लिपिड क्या होगा, ब्रेन के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इंसान की ना सोचने समझने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम यूँ भी कह सकते हैं कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये थी इसके फंक्शन लाइसोसोम के, और फिर हमने इसकी डिजीज़ को देखा है, और इसकी डिजीज़ में 2 एग्जांपल है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, परऑक्सी मतलब पर ऑक्साइड, सोम इन बॉडी, मतलब इसकी अगर हम इसकी में देखें कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी भी ड्यूडव और कोवर्कन ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब हम इसके एग्जाइम देख लेते हैं कि इसके अंदर एग्जाइम कौन कौन से हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक तो ये लीवर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और कुछ टिश्यूज़ के अंदर भी परऑक्सीसोम का प्रोसेस होता है, और उन टिश्यूज़ के अंदर होता है जिनके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है। मतलब परऑक्सीडेज हो गया, कैटालेज हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज हो गया। मतलब ये एंजाइम अगर किसी टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट है तो ये परऑक्सीसोम का प्रोसेस वहाँ पे होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? Peroxisomes are involved in the formations and decomposition of hydrogen peroxides. So these are named as peroxisome. ये जो peroxisome है ये क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है और उसकी डिकम्पोजिशन भी करता है। मतलब ये दोनों प्रोसेस, उसका फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन एट अ टाइम हो रहे होते हैं, मतलब एक साथ दोनों हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन भी रहा होता है और ब्रेक भी हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं परऑक्सीसोम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है? परऑक्सीसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। ये जो परऑक्सीसोम है इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। देयर साइज इज 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और इसका जो साइज़ है ना वो 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। They are also found in protozoa, yeast and many types of cell of higher plant. मतलब ये बोथ प्लांट और एनिमल भी प्रेजेंट है, और कुछ प्रोटोजोआ हो गए, यीस्ट हो गए, और कुछ हायर प्लांट भी हायर प्लांट है जिनके अंदर ये परऑक्सीसोम का प्रोसेस होता है। ये था परऑक्सीसोम, मतलब इसको किसी ने डिस्कवर किया। इसके एग्जाइम कौन कौन से हैं? परऑक्सीडेज हो गया, कैटालेज हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज हो गया। और इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन यही है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करना और उसे उसकी फॉर्मेशन भी करना। ये क्या है? परऑक्सीसोम का फंक्शन है। ये सिंगल मेम्ब्रेन के ऊपर मुश्तमिल है, प्लांट्स और एनिमल में मौजूद होता है, और ये प्रोटोजोआ, यीस्ट और वेरी हायर प्लांट के अंदर भी मौजूद होता है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम में हम देखते हैं कि ना ग्लाइको ऑक्सीलेट साइकिल जो है ना ये कहाँ पे कंप्लीट करते हैं? मतलब ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर कंप्लीट करते हैं। ग्लाइऑक्सीलेट कंप्लीट द साइकिल इन ग्लाइऑक्सीसोम। अब हम देख लेते हैं ये जो ग्लाइऑक्सीसोम है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दीज ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इन प्लांट। ये जो ऑर्गेनेलिज है ये प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, जबकि हमने कहा है पर ऑक्सीसोम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लांट और एनिमल, प्रोटोजोआ, यीस्ट, इन सब के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ग्लाइऑक्सीसोम है ये जस्ट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है। दे कंटेन द एंजाइम लाइक ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, catalase and number of other enzymes. These enzymes are not found in animal cell. मतलब ये जो एंजाइम है ना ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये जो ग्लाइऑक्सीसोम है ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है,
और एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एनिमल के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं ये एनिमल के अंदर नहीं है। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। दीज आर मोस्ट एबडेंट इन प्लांट सीडलिंग, मतलब ये ज़्यादा कसरत के साथ पाए जाते हैं कहाँ पे, प्लांट सीडलिंग में। जब मतलब प्लांट की सीडलिंग हो रही होती है, जब सीड बन रहा होता है, जब उसकी जर्मिनेशन हो रही होती है, तब ये ग्लाइक्सोसोम वहाँ पे प्रेजेंट होता है और कसरत के साथ प्रेजेंट होता है, मतलब लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दिस सीडलिंग डिपेंड ऑन द फैटी एसिड स्टोर इन द ग्लाइऑक्सिसोम। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि ग्लाइऑक्सिलेट अपना कंप्लीट करता है साइकिल कहाँ पे, ग्लाइऑक्सिसोम में। वो क्या करता है, कन्वर्जन करता है जो भी फैट यहाँ पे स्टोर होते हैं, मतलब ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर जो अब फैट स्टोर होते हैं उनको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। इसलिए यहाँ पे कहा गया जो जो सीलिंग का प्रोसेस ये डिपेंड करता है फैटी एसिड के ऊपर जो स्टोर होते हैं ग्लाइऑक्सिसोम में। अब इसका जो सेकंड फंक्शन है वो है ग्लाइऑक्सिलोम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवेज इन द प्लांट। मतलब ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये रोल अदा करता है कैटाबोलिक हो गया या एनाबोलिक, बोथ प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं जो प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं। सम सीड्स आर रिच इन लिपिड लाइक, मतलब ऐसे सीड्स जिनके अंदर लिपिड की तादाद ज़्यादा प्रेजेंट होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वो कौन से हैं, कस्टोर एंड सोयाबीन। इनके अंदर लिपिड की मिकदार ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जबकि जो पी प्लांट है ना उसके अंदर लिपिड प्रेजेंट ही नहीं होता। ये था इसका फर्स्ट फंक्शन। मतलब इसका फर्स्ट फंक्शन में हमने यूँ कहा कि ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये मतलब सीड की जर्मिनेशन में उसकी हेल्प करते हैं। और दूसरे में हमने कहा है कि ये जो लिपिड है ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कस्टोर बीन एंड सोयाबीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो पी प्लांट है जैसे कि मटर हो गए उनके अंदर लिपिड नहीं प्रेजेंट होता। फर्स्ट में हमने कहा इसकी लोकेशन हमने देखी, इसके एग्जाम इसके देखे, और फिर हमने इसके फंक्शन को स्टडी किया। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब वैक्यूम से निकला है, वैक्यूम मतलब खाली, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो अंदर से बिल्कुल खाली हो उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो वैक्यूल्स है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। द वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो वैक्यूल्स है ना ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। दे आर मोस्ट अबडेंट इन प्लांट सेल, लेकिन जो ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट दे ऑक्यूपाई द मेजर पार्ट ऑफ सेल, मतलब ये जो वैक्यूल्स है ना ये प्लांट के अंदर ना इसका जो साइज़ होता है ना वो लार्ज साइज़ होता है, मतलब वैक्यूल्स का प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर जो साइज़ होता है ना वो लार्ज फॉर्म में होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। वैक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और वैक्यूल के मतलब ये बॉन्ड होती है सिंगल मेम्ब्रेन से, मतलब इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो हो रही होती है या उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और उनके मिलने से एक बड़ा सा वैक्यूल्स बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है। The vacuoles expand the plant cell without diluting its cytoplasm। ये जो वैक्यूल्स है ये एक्सपेंड कर देता है प्लांट के सेल को, मतलब वैक्यूल्स प्लांट के सेल को फैला देता है साइटोप्लाज्म को गाढ़ा किए बगैर। मतलब इससे प्लांट का जो वैक्यूल जो प्लांट का सेल होगा ना वो एक्सपेंड हो जाएगा, वो फैल जाएगा। और ना ये जो वैक्यूल्स होता है ना अंदर से बिल्कुल खाली होता है। फिर सेल क्या करता है, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वाटर हो गया, ये सारा वहाँ पे वैक्यूल के अंदर स्टोर करना शुरू हो जाता है। मतलब जो वैक्यूल होता है ना वो अंदर से बिल्कुल खाली होता है, जिसकी वजह से सेल उसके अंदर ये स्टोर करता है। इसका जो सेकंड फंक्शन है ये यही है, दे स्टोर वाटर, सेल प्रोडक्ट और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गए जो सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे थे, ये कहाँ पे स्टोर करते हैं, वैक्यूल्स के अंदर।
दे काज दिया टर्जर इन दी प्लांट सेल, मतलब ये सेल के अंदर ना टर्जिटी को क्या करता है की वजह बनता है। टर्जिट का लफ्ज़ी मतलब होता है सख्त बना देना, मतलब ये जो वैक्यूल्स है ना इसकी वजह से जो प्लांट का सेल है वो क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। दिस टर्जर प्रोवाइड द सपोर्ट टू इंडिविजुअल प्लांट सेल, ये जो टर्जर है ना ये प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, मतलब सपोर्ट करता है प्लांट्स को, प्लांट के सेल को सपोर्ट करता है। और ये ना जितने भी हर्बिशियस प्लांट हो गए हैं ये उनकी भी हेल्प करता है, क्योंकि उनके अंदर लकड़ी मौजूद नहीं होती जिसकी वजह से ये वैक्यूल्स उनको सपोर्ट करता है, जो उनको सपोर्ट मुहैया करता है। ये था हमारा वैक्यूल्स। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। फिर हमने इसका फंक्शन देखा, ये वैक्यूल क्या करता है, एक्सपेंड कर देते हैं प्लांट सेल को। फिर हमने ये देखा ये जो सेल है ना प्लांट के जो सेल है ये वाटर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं ये कहाँ पे स्टोर करता है, वैक्यूल्स के अंदर। और ये जो वैक्यूल्स है ये हेल्प ये प्रोवाइड करता है, मतलब ये टर्जेट प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल को। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन होता है सेल, स्केलेटन मीन ढांचा, मतलब सेल का ढांचा। ये इसका लफ्जी मतलब है। साइटोसोल्स कंटेन दी साइटोस्केलेटन फाइबर। ये जो साइटोस्केलेटन है ना इसके अंदर ना फाइबर मौजूद होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ये साइटोसोल के अंदर होते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट पे इसकी मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। उसके बाद हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, फिर हम इसकी टाइप्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। केमिकल कंपोजिशन, द मेन प्रोटीन प्रेजेंट आर साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन इन मैक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मैक्रोट्यूब्यूल में। मैक्रोट्यूब्यूल क्या है, ये साइटोस्केलेटन की टाइप है। फिर है एक्टिन है, मियोसिन है, ट्रोपोमियोसिन एंड अदर प्रोटीन फाउंड इन मसल्स। अगर हम कहें कि ये जो सारी प्रोटीन्स हैं अगर हम इसको कलेक्टिवली कहें तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मतलब ऐसी प्रोटीन जो मसल्स को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हों, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये ट्यूबुलिन हो गया, एक्टिन, मियोसिन, ट्रोपोमियोसिन, ये सारी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो एक्टिन और मियोसिन में प्रोटीन है ये लार्ज तादाद में प्रेजेंट होती है। ये थी इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसके फंक्शन क्या है। मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोट्यूब्यूल्स और जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है मैक्रोट्यूब्यूल्स मतलब छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई होती हैं। ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। अनब्रांच होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं मौजूद होती। एंड स्लेंडर ट्यूब्यूलन स्ट्रक्चर, स्लेंडर का मतलब होता है थीन, ब्रीक। ये क्या होता है, मतलब इसके अंदर जो ट्यूब्यूल बने हुए होते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है वो क्या होते हैं, ब्रीक होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, दे हैव रूल असेंबली एंड डिसेंबल ऑफ स्पेंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द मेटोसिस। देखें जब ना मेटोसिस का अमल होता है तो वहाँ पे स्पेंडल स्ट्रक्चर बनते हैं। अब स्पेंडल स्ट्रक्चर बनना और उनका डिसेंबल होना ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा होता है, मैक्रोट्यूब्यूल की वजह से। और मैक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूलन प्रोटीन। अब ये उसकी वजह से हो रहा होता है कि स्पेंडल फाइबर के अंदर मतलब किस तरह से स्पेंडल फाइबर बन रहे हैं और किस तरह से टूट रहे हैं, ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, मेटासिस में होता है। और किसकी वजह से हो रहा होता है, मैक्रोट्यूब्यूल की वजह से हो रहा होता है। और सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर ड्राइव फ्रॉम द मैक्रोट्यूब्यूल्स, और मैक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से सेवरल ऑर्गेनेलीज ड्राइव होती हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं वो है फ्लैजेला हो गया, बेसल बॉडीज़ एंड सेंट्रोल्स। ये जो फ्लैजेला है ये कहाँ से अराइज होते हैं, बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। बेसल बॉडी मतलब बेस हो गया, जहाँ से ये ऑर्गेनेलीज अराइज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज़ कहते हैं। और ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन के अंदर या मूवमेंट के अंदर। ये थी इसकी ऑर्गेनेलीज के, ये कहाँ से अराइज होती है, मैक्रोट्यूब्यूल से अराइज होती हैं।
और फर्स्ट पे हमने स्पेंडल स्ट्रक्चर की बात की है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स है वो है मैक्रोफिलामेंट। दीज आर कंपैरेटिवली मोर स्लेंडर, मोर स्लेंडर मतलब ये जो मैक्रोफिलामेंट है ना, ये मैक्रोट्यूब्यूल से भी ज़्यादा बारीक है। अगर हम कहें अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो हम यूँ भी कह सकते हैं जो मैक्रोफिलामेंट है वो थिक है, लेकिन जो मैक्रोट्यूब्यूलन है वो क्या है, थिक है, और जो मैक्रोफिलामेंट है वो थिन है। और ये जो मैक्रोफिलामेंट है ना, ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं? दीज आर मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन। मतलब ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। हम इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये कंट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वो कौन सी है? एक्टिन है, क्योंकि मसल के अंदर एक्टिन और मियोसिन ये दो प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि मैक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या है। दे आर लाइन टू द इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो मैक्रोफिलामेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फेस पे ये अटैच होता है। दे आल्सो इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन। ये मतलब इंटरनल मतलब जो सेल के अंदर जो इंटरनली जो मोशन हो रही होती है ना सेल के, ये उसके अंदर जो पार्ट्स की ना, वो किसकी वजह से हो रही होती है? मैक्रोफिलामेंट की वजह से हो रही होती है। The cyclocysis and the amoeba movement take place by the macroफिलामेंट। साइक्लोसाइसिस का मतलब भी यही होता है इंटरनल सेल मोशन। मतलब अगर किसी भी इंटरनल सेल मोशन से हमें चाहिए तो वो किसकी वजह से हो रही होती है? मैक्रोफिलामेंट की वजह से हो रही होती है। और जबकि जैसे कि हम जानते हैं ये जो अमेबा है इसके अंदर ना तो कोई फ्लैजेला मौजूद होता है जिसकी वजह से ये लोकोमोशन नहीं कर सकता। इसलिए ये जो मैक्रोफिलामेंट है ना, ये अमेबा की हेल्प करता है ताकि वो लोकोमोशन का फंक्शन परफॉर्म कर सके या वो मूवमेंट कर सके। ये थे फिलामेंट इसका फंक्शन था, और इसका हमने प्रोटीन को स्टडी किया, और इसमें हम देखा कि ये क्या है, थिन है बनिस्बत मैक्रोट्यूब्यूल्स के, और इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टाइप्स है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट मतलब जो मिड में, जो दरमियान में आती हो, वो कौन सी मतलब किसके दरमियान? मैक्रोट्यूब्यूल्स और मैक्रोफिलामेंट के दरमियान जो प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसका जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, इसका जो डायामीटर है ना, वो मैक्रोट्यूब्यूल और मैक्रोफिलामेंट के बीच में है, मतलब इन दोनों के दरमियान में है। दे हैव दी डायमीटर इन बिटवीन, मतलब इन बिटवीन है मैक्रोट्यूब्यूल और मैक्रोफिलामेंट। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन क्या है। दे प्ले आ रोल इन द डिटर्मिनेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, ये प्ले करता है रोल सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए। मतलब ये सेल की शेप को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से बरकरार रखना है, उसके किस तरह से उसकी डिटर्मिनेशन करनी है, ये कौन करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। दे आल्सो इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ सेल पार्ट कंपार्टमेंट। मतलब जिस सेल के कंपार्टमेंट हैं, जो सेल के पार्ट्स हैं, जो खाने हैं, उनको किस तरह से जोड़ना है, ये कौन काम करता है? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट काम करता है। मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से ही जो सेल के पार्ट्स हैं ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यह था इंटरमीडिएट फिलामेंट। फर्स्ट पे हमने लाइसोसोम को स्टडी किया, फिर पैराऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, विक्यूल्स, और लास्ट पे हमने कहा साइटोस्केलेटन, और इसके हमने टाइप्स को स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।